Good afternoon, students. Myself Shushmita Jaiswal. I am from Yas Convent Senior Secondary School, Sormo, Sultanpur. So welcome you to all in my business class. Today we are going to discuss wholesale trade. As you all know, in our previous video, I was talking about internal trade. So let's continue to wholesale trade. So what is the meaning of wholesale trade? As you all know, in wholesale business, people are doing बिजनेस इन द बल्क क्वांटिटी. अगर आप बहुत सारी क्वांटिटी में चीज़ों को परचेज करते हैं और उसे कम क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं तो उसे हम होल सेल बिजनेस कहते हैं. एज़ यू ऑल नो कि आप अगर कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं तो अगर आप रिटेल ट्रेड पर, रिटेल वाली दुकान पर जाएंगे तो आपको वो प्राइस में थोड़ी महंगी मिलेंगी, लेकिन अगर आप वही चीज़ होल सेल दुकान से ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको कुछ % डिस्काउंट देकर वो चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है. एज वी वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स लाइक फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड. द फर्स्ट फीचर इज द होलसेलर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. एज यू ऑल नो कि अगर हम होल सेल की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर होल सेल है तो ज़्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, और ज़्यादा क्वांटिटी मतलब एक नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब 10 या 20 क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, बात हो रही 1000, 2000, 4000. ठीक है, एक बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है. तो हमेशा होल सेल जो बिज़नेस होता है वो बल्क क्वांटिटी में किया जाता है, और होल सेलर का काम है कि वो बल्क क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदे और बेचे. ठीक है. ही सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स. होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदते हैं, उसके बाद रिटेलर को सेल करते हैं. ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. और सिंपल सा प्रोसेस क्या है? ये एक साइकिल है कि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट्स को बनाता है, उसके बाद बल्क क्वांटिटी में वो होलसेलर को सेल करता है और होलसेलर उसे रिटेलर को सेल करता है. तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है. इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं या इसे हम मिस नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि होलसेलर प्रोड्यूसर को कभी सेल करेगा, वो हमेशा रिटेलर को ही सेल करेगा. Okay, so the next point is he usually purchases in cash and sell in credit. अब होलसेलर का काम क्या है कि वो जो सामान होता है वो प्रोड्यूसर से तो कैश में परचेज करता है, मतलब पैसे देकर परचेज करता है, लेकिन रिटेलर को वो कभी कभी क्या होता है कि अगर उनसे अच्छी उनके टर्म्स हैं या उनसे अच्छे उनके रिलेशनशिप्स हैं तो वो उन्हें क्रेडिट में भी वो सेल कर देते हैं. क्रेडिट में सेल करने का बेनिफिट क्या होता है कि उनके साथ बहुत सारे रिटेलर्स जुड़ जाते हैं, और प्रोड्यूसर के साथ कैश में डील करने का बेनिफिट और लॉस ये है कि क्योंकि प्रोड्यूसर भी अपने पास से तो पैसे लगा नहीं रहे हैं, वो भी पैसे साइकिल के थ्रू, जब पैसे उनके पास आते हैं तभी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पैसा चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए. एक बार रॉ मटेरियल परचेज किया उन्होंने, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सेल करेंगे, फिर उस सेलिंग से जो उन्हें इनकम होगी उसी के साथ वो नेक्स्ट अगेन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे. तो इसलिए कैश में डील करना बेनिफिशियल होता है प्रोड्यूसर के लिए भी और होलसेलर के लिए भी, कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप रहता है वो अच्छे टर्म्स पर बना रहता है. द नेक्स्ट वन इज मोर कैपिटल रिक्वायर्ड. अब हम रिटेल ट्रेड की बात करें तो रिटेल ट्रेड में क्या होता है, अगर हम छोटा सा अमाउंट भी लगाकर बिजनेस को स्टार्ट कर दें तो कोई इशू नहीं होता है. हम छोटी सी शॉप खरीद लें या शॉप रेंट पर ले लें, उसमें थोड़े से अराउंड 1-2 लाख के अराउंड हमने उसमें सामान भर दिया या रख दिया, उसके बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन होलसेल में क्या होता है कि हमें एक लार्ज अमाउंट चाहिए, लाइक 10-15 लाख रुपए आपको एक मिनिमम अमाउंट चाहिए एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. उसमें ज़्यादा शॉप्स की डेकोरेशंस वगैरह पे तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि गुड्स की क्वांटिटी जो होती है वो लार्ज होती है तो आपको एक तरह का गुड्स के कई सारे नंबर ऑफ यूनिट्स रखने पड़ते हैं, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली सैम्पल ऑफ गुड्स आर केप्ट इन द शॉप. अब आपको पता है कि अगर आप रिटेल शॉप से कंपेयर करोगे होलसेल शॉप को, तो होलसेल शॉप में क्या होता है, दुकान जो उनकी शॉप होती है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं होती है. एक सिंपल सी दुकान होती है या एक कमरा होता है जिसमें वो क्या करते हैं, सैंपल ऑफ गुड्स रखते हैं, चीज़ों के जो भी उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके वो सैंपल्स रखते हैं. सैंपल्स रखने पे बेनिफिट क्या होता है, जो उनके एक्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो डैमेज नहीं होते हैं. वो सैंपल्स को रख कर जिसे भी वो परचेज करना है वो सैंपल्स को दिखाते हैं. अगर आप उस सैंपल से सेटिस्फाइड हो, आप उनको बताओ कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए या कितना क्वांटिटी में आपको सामान चाहिए, वो आपको उतने सामान काउंट करके
आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी उनके पास वो ज़्यादातर चीज़ों को इतना जगह ले कंज्यूम करती है कि वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको नहीं दिखा सकते हैं। और उसी के अपोजिट रिटेल ट्रेड में होता है, वो सारी चीज़ों को शोकेस में लगा कर रखे होते हैं कि कस्टमर आए और वो आकर चीज़ों को देखे और परचेज करे, ठीक है। तो दे कांट अट्रैक्ट कस्टमर, जस्ट दे आर मेकिंग द कस्टमर। वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो कस्टमर को बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, as you can see, the next point is he stores his goods in the godown rather than his shop. अब आपको पता है, जब लार्ज क्वांटिटी की बात हो ही रही है तो लार्ज क्वांटिटी का मतलब है कि वो सामान आप एक चार दीवारी के बीच में नहीं रख सकते हो, और चार दीवारी भी बहुत, आपको एक बड़ा एरिया चाहिए उस सामान को स्टोर करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक छोटी सी शॉप रेंट पर लेते हैं और एक बड़ा सा गोडाउन वो प्रेफर करते हैं, जहाँ पे वो अपने सारे मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। गोडाउन की हेल्प से क्या होता है, वो गोडाउन में सारी चीज़ों को स्टोर करने के बाद जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी शॉप पर उसे ले आते हैं और सेल कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नो डेकोरेशन रिक्वायर्ड। आपको पहले भी बताया मैंने, एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू दैट देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ डेकोरेशन इन द होल सेल बिजनेस। मतलब होल सेल बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए होता है, ना ही उसकी ज़रूरत होती है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट वो वेस्ट ऑफ मनी होता है, क्योंकि आपके जो कस्टमर होते हैं वो डेकोरेशन देखकर आपके पास नहीं आते हैं, वो आपके क्वालिटी ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ द गुड्स को देखकर आते हैं। मतलब सामान की कीमत कितनी अच्छी है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और आप कितने कम दाम में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो। Okay, the next point is he purchases goods on the basis of advance payment and orders. होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जो कस्टमर होता है जब तक वो आकर आपके पास ऑर्डर नहीं लगाएगा कि हमें फला आइटम के इतने यूनिट्स चाहिए, और उस पर्टिकुलर आइटम का जितना भी टोटल अमाउंट हुआ है उसमें से अमाउंट का कुछ हिस्सा वो एडवांस में पेमेंट नहीं करता है, तब तक होलसेलर उसे एक जेन्युइन ऑर्डर नहीं मानता है। अगर उसके अच्छे टर्म्स हैं किसी कस्टमर से कि वो उनके यहाँ रेगुलरली चीज़ें खरीदता है या अक्सर उनका आना जाना रहता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, वो फ़ोन पर उन्हें ऑर्डर बता दें कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे शॉप तक पहुंचा दीजिए, तो बाई एनी चांस कि वो भिजवा दें। अदरवाइज़ वो एडवांस पेमेंट लेते हैं, मतलब टोटल अमाउंट अगर 10,000 रुपये है तो वो उसका 3 से 4,000 रुपये एडवांस पेमेंट लेंगे, और जब वो उनका सामान उनके शॉप तक पहुँच जाएगा या वो आकर खुद उसे रिसीव कर लेंगे तो रेस्ट ऑफ द पेमेंट वहाँ पर कर दी जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ होलसेलर फाइनेंशियली हेल्प बोथ द प्रोड्यूसर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ओके, तो आपको एक पहले पॉइंट में ही मैंने बताया कि जो होलसेलर है वो कोशिश करता है कि वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर या रिटेलर सबकी मदद कर सके फाइनेंशियली, मतलब पैसे के तौर पे वो सबकी मदद कर सके। और ये कैसे पॉसिबल है, जब जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से कैश में परचेज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कैश अगर उसे प्रोवाइड करा देगा तो मैन्युफैक्चरर वापस से क्या कर सकता है, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकता है। और रिटेलर को अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी देगा तो इससे क्या होगा, रिटेलर को थोड़ी लीनियंसी मिल जाएगी, उसे थोड़ा समय मिल जाएगा पैसों को अरेंज करने का। क्योंकि आपको पता है रिटेलर को जब वो चीज़ें सेल करता है तो रिटेलर पहले उसको अपनी शॉप में रखेगा, उसके बाद जब लोग उसके पास वो खरीदने के लिए आएंगे वो उसके बेच देगा, उसके बाद जो उससे उसकी अर्निंग होगी उसी के थ्रू वो पैसे को पे करेगा। तो वो इमीडिएटली तो पैसे लाकर आपको पे नहीं कर सकता, इसलिए वो क्रेडिट फैसिलिटी चाहता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज देयर आर मेनी एजेंट्स एंड ब्रोकर आर प्रेजेंट फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स।
ओके तो ये लास्ट पॉइंट है फीचर्स का कि जो एजेंट्स और ब्रोकर्स होते हैं होलसेल ट्रेड में, मतलब अगर कोई होलसेलर है उसने एक एजेंट और ब्रोकर को, कई तरह के एजेंट्स और ब्रोकर हायर करे होते हैं जो दुकानों पर जाते हैं और उनसे जाके ऑर्डर्स लिखवाते हैं। इससे क्या होता है, वो ऑर्डर्स लिखवाते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि दुकान वालों को भी उनकी शॉप तक नहीं जाना पड़ता है, होलसेलर के पास तक नहीं जाना पड़ता है और वहीं से वो ऑर्डर बता देते हैं, ऑर्डर उनके दुकान तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए कई तरह के एजेंट्स और ब्रोकर्स को वो हायर करते हैं या एजेंट्स और ब्रोकर खुद हायर होना चाहते हैं ताकि वो सामान को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बेच सकें। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज सर्विसेज ऑफ होलसेल ट्रेड। ओके WT का फुल फॉर्म है होलसेल ट्रेड, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, तो don't get confused. Okay, so the first point is services towards manufacturer and manufacturer एंड प्रोड्यूसर। ओके तो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एक ही है, जो सामान को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है मतलब बनाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं, और जो प्रोड्यूस करता है मतलब उत्पन्न करता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ओके द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग इन information about demand। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। ओके फर्स्ट जस्ट अ मिनट। ओके प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चरर को कैसे हेल्प करता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। अब जैसे होलसेलर के पास रिटेलर आता है, रिटेलर कंज्यूमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को डिमांड करता है, मतलब जो चीज़ें कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं वो रिटेलर को पता है क्योंकि वो उसकी दुकान पर आ रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, तो रिटेलर उस डिमांड को लेकर होलसेलर के पास जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। इससे पता क्या चलता है होलसेलर को कि हाँ इस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग वो प्रोड्यूसर को बताता है कि आपको इसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर की हेल्प कर रहा है डिमांड को जानने में, डिमांड के बारे में जो भी जानकारियां हैं उसे पहुंचाने में। ठीक है, द नेक्स्ट इज एक्टिंग एज मिडिलमैन। ठीक है, अब क्या है कि वो होलसेलर कैसे मिडिलमैन की तरह मतलब एक्ट कर रहा है, मतलब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर तक का जो एक सफ़र है, जो एक चेन है, उसके बीच की जो एक कड़ी है वो है होलसेलर। अगर प्रोड्यूसर, ऐसा भी हो सकता है कि रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करके चीज़ों को परचेज कर सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो 1 से 2 बार ही ये प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि होलसेलर आपकी सिटी में हो या जो आपको प्रोडक्ट चाहिए हो वो उस सिटी में अवेलेबल हो। तो जब होलसेलर होता है तो वो क्या करता है कि वो नेक्स्ट सिटी से या नेक्स्ट स्टेट से वो चीज़ों को मंगवा लेता है, क्योंकि उनका वो डेली का काम है, तो उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से कंसेशन मिल रहा है या बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर रिटेलर ऐसा करेगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतना हाई हो जाएगा कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या, बीच की चेन में हमने एक होलसेलर को रखा जो कि मिडिल मैन, ऐसे बिचौलिया काम करेगा दोनों की मदद करने में। वो यहाँ से प्रोड्यूसर से चीज़ों को लेकर रिटेलर तक पहुँचाता है और रिटेलर से पैसे को लेकर प्रोड्यूसर तक पहुँचाता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। अब फाइनेंशियल हेल्प, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रीवियस पॉइंट में मैंने बताया कि फाइनेंशियली हेल्प कैसे करता है, प्रोड्यूसर को कैश में डील करके और रिटेलर को क्रेडिट में डील करके, दोनों को फैसिलिटी दे देता है पैसे कमाने की, और प्रोड्यूसर को फैसिलिटी दे देता है प्रोडक्शन करने की, कि उसको पैसा अवेलेबल करा दिया वो प्रोडक्शन कर सकता है, और रिटेलर को क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, उधार दे दिया, तो वो पैसे को टाइम टू टाइम अर्न करके उसको रीपे कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी क्या कहती है कि जब होलसेलर, जो प्रोड्यूसर है, यहाँ प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर का काम क्या है कि प्रोडक्शन करना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में 100 यूनिट की डिमांड है तो प्रोड्यूसर केवल 100 यूनिट बनाएगा, नहीं, वो कोशिश करता है कि डबल या तो उससे कुछ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करके रखी जाए, ताकि अगर
इमीडिएटली कोई डिमांड जनरेट हो जाती है तो वो उसको फुलफिल कर सके। तो इसके लिए वो क्या करता है कि एक स्टोरेज फैसिलिटी रखता है अपने पास, कि अगर सामान को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखा जाता है कि अगर डिमांड जनरेट होती है इमीडिएटली तो उसे फुलफिल किया जाए, और अगर फुलफिल जितनी जल्दी प्रोड्यूसर कर लेगा उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूसर अर्न कर सकता है प्रॉफिट को, क्योंकि बाकी प्रोड्यूसर्स थोड़ा टाइम लेंगे उसको प्रोडक्शन करने में, लेकिन वो क्योंकि ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है तो वो डायरेक्ट उसे सेल कर सकता है और प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी होलसेलर से रिलेटेड है कि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी कैसे, जो उसके एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को रखता है। जो प्रोड्यूसर होता है, आप ऐसा नहीं है कि एक प्रोड्यूसर के पास सिर्फ एक ही होलसेलर के ऑर्डर्स जाते होंगे, ऐसा नहीं है। एक एरिया में अगर कई होलसेलर हैं या एक सिटी में कई होलसेलर हैं तो सब उसी प्रोड्यूसर के पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर लगाते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद वो प्रोड्यूसर सबका अलग अलग पैक करके सामान को वहाँ से भेज देता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है तो उनको पता होता है कि उनके पास एक बिल है जो इस शॉप पर जाना है, इस शॉप पर जाना, तो ये उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो सामान लेकर आता है उसे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। या तो आप जाकर वहाँ से ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जाकर अपने सामान को पिक कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट एजेंसी आपके दिए हुए पर्टिकुलर एड्रेस पे उस सामान को भेज देगी और उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पेमेंट ले लेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।